नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पठन या वाचन। पठन या वाचन को हम निम्न पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे, जिसमें पहला होगा प्रस्तावना, फिर होगा अर्थ। अर्थ के अंतर्गत हम 3 प्रकार के अर्थ देखेंगे: शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ। फिर हम देखेंगे परिभाषा, फिर परिभाषा विश्लेषण। एग्जाम में ये 4 पॉइंट हमें जरूर लिखने हैं। कैसा भी प्रश्न आए, ऊपर के 4 पॉइंट हमें लिखने ही होंगे। उसके बाद हम देखेंगे पठन के उद्देश्य, फिर हम देखेंगे पठन के प्रकार, फिर हम देखेंगे पठन सिखाने की विभिन्न विधियों के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे पठन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, या जिसे हम सावधानियां भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पठन के दौरान शिक्षक की भूमिका, फिर हम देखेंगे निष्कर्ष, और लास्ट में हम देखेंगे संदर्भ ग्रंथ। अब ऊपर के जो 4 पॉइंट है, प्रस्तावना, अर्थ, परिभाषा, परिभाषा विश्लेषण, ये 4 पॉइंट, और नीचे के ये 3 पॉइंट, शिक्षक की भूमिका, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। प्रश्न कैसा भी आए, ऊपर के 4 पॉइंट और नीचे के 3 पॉइंट कॉमन रहेंगे, और जो बीच के जो पॉइंट्स हैं ये अलग अलग प्रश्न के अनुसार बदलते रहेंगे। अब हम देखेंगे पठन की प्रस्तावना। पठन की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि हमारी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया पठन के अभाव में अधूरी है। बालक को पठन की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, जिससे बालक धारा प्रवाह पठन करने में समर्थ हो जाए। पठन के अंतर्गत हम भाषा के लिखित रूप का अर्थ व भाव सहित उच्चारण करते हैं। अब इसमें देखें पहला पैराग्राफ में, तो सिंपल सा पठन का महत्व बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पठन का क्या महत्व होता है। अब देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, बालक में औपचारिक पठन की क्षमता का विकास विद्यालय में होता है, जहां उसे अक्षर, शब्द, वाक्य, विभिन्न चिन्हों तथा व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे बालक में अच्छे पठन कौशल का विकास होता है। तो अब इसमें बताया गया है कि बालक में औपचारिक पठन की क्षमता का विकास कैसे होता है। फिर हम लास्ट में लिख सकते हैं कि पठन के विकास के द्वारा बालक में स्वाध्याय, प्रस्तुतिकरण, भाषा ज्ञान, अभिव्यक्ति इत्यादि गुणों का विकास होता है। तो इतना सिंपल सा प्रस्तावना आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम देख लेंगे अर्थ। अर्थ के अंतर्गत हम पहले लिखेंगे शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ में हम लिख सकते हैं कि जो पठन है, पठन संस्कृत के पठ धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। उसके बाद हम लिखेंगे पठन का संकुचित अर्थ। पठन के संकुचित अर्थ में हम लिख सकते हैं कि पठन क्या है, पठन लिखे हुए का उच्चारण है, या पठन का अर्थ होता है कुछ छपा हुआ पढ़ना। आपके सामने कुछ छपा हुआ है, इसे आप पढ़ रहे हैं, ये पठन का संकुचित अर्थ है। लेकिन जब हम लिखेंगे पठन का व्यापक अर्थ, तो उसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि किसी वाक्य को उस वाक्य में निहित भावों के अनुरूप पढ़ना। मतलब जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें अंदर जो भाव छुपा है, मतलब जो वाक्य लिखा है उसका सही अर्थ समझते हुए उसे पढ़ना, यही है पठन का व्यापक अर्थ। आगे हम देखेंगे पठन की विभिन्न परिभाषाएं। पहली परिभाषा है फ्रोबेल के अनुसार। तो फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि बालक को लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ना सिखाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, एग्जाम में आप इसे लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे बीएम सक्सेना के अनुसार। बीएम सक्सेना ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य सार्थक प्रतीक चिन्हों को पहचानना मात्र न होकर अर्थ ग्रहण करने से है। अब सक्सेना जी का मानना है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, अपितु उस वाक्य के जो ओरिजिनल भाव हैं उन भावों को समझना ही पठन है। आगे हम देखेंगे परिभाषा विश्लेषण। परिभाषा विश्लेषण में जो ऊपर हमने 2 परिभाषाएं लिखी है, उसी को अपनी भाषा में जब हम लिखते हैं तो उसे हम परिभाषा विश्लेषण कहते हैं। तो परिभाषा विश्लेषण में आप ऐसा लिख सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि वाचन या पठन से तात्पर्य केवल प्रतीक चिन्हों का पढ़ना ना होकर लिखित विषय वस्तु का भाव समझने से है। अतः लिखित विषय वस्तु को पढ़ते समय भाव समझने को प्रधानता दी जानी चाहिए। सिंपल शब्दों में कि जो वाक्य हम पढ़ते हैं केवल उसे पढ़ना काफी नहीं होता, उसमें जो निहित भाव है उसको समझने में हमें जोर देना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे पठन के उद्देश्य। पठन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो बच्चों में वर्णमाला के अक्षरों की पहचान कराना, बच्चे वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान सके,
ये उद्देश्य होगा। दूसरा, शब्दकोश में वृद्धि करना, बच्चे अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ समझ सके। तीसरा हम देखेंगे स्वाध्याय की आदत डालना, में सेल्फ स्टडी की आदत डालना। फिर तीसरा देखेंगे उचित यति गति विराम चिन्हों आदि के अनुसार पढ़ने की योग्यता का विकास करना, मतलब जो पढ़ने की सही शैली है उसकी क्षमता का विकास करना। आगे हम देखेंगे काव्य के वास्तविक भाव को समझने की क्षमता का विकास करना, मतलब काव्य जो भी वो पढ़ रहा है बच्चा, या जो भी प्रकार के काव्य पढ़े या लिखित विषय वस्तु पढ़े, उसमें जो ओरिजिनल भाव है उसको समझने की क्षमता का विकास करना। केवल पढ़ना नहीं, उसमें निहित जो भाव है, जो कवि या जो भी राइटर जिस भाव से उस कविता को लिखा है उस भाव को पाठक समझ सके, इस क्षमता का विकास करना। आगे हम उद्देश्य हम देखेंगे पाठ पढ़ के प्रश्नों के उत्तर निकालने की क्षमता का विकास करना। जब स्वाध्याय की आदत विकसित होगी तो बच्चा खुद से पाठ पढ़ेगा, और जब बच्चा खुद से पाठ पढ़ेगा तो पाठ पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर बच्चे में खुद से निकालने की क्षमता का विकास होगा। फिर आगे हम देखेंगे पठन में आने वाली समस्या का समाधान करना। आगे हम देखेंगे पठन के विभिन्न प्रकार। पठन के प्रकारों को मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सस्वर पठन। सस्वर पठन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। सस्वर पठन से मतलब है आवाज के साथ पढ़ना, या ऐसा पढ़ना कि दूसरे को भी सुनाई दे। सस्वर मतलब स्वर के साथ पढ़ना, आवाज के साथ पढ़ना। अब आवाज के साथ हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, व्यक्तिगत अकेले अकेले आवाज में पढ़ सकते हैं, या सामूहिक, जैसे क्लास में छोटे क्लासों में बच्चों को एक साथ पोएम वगैरह पढ़ाया जाता है तो वो होता है सस्वर और सामूहिक पठन होता है। फिर दूसरा देखेंगे मौन पठन। मौन पठन मतलब बिना आवाज के पढ़ना। मौन पठन के अंतर्गत होता है सामान्य मौन पठन, सिंपल तरीके से चुप रह के पढ़ना। फिर होता है गंभीर मौन पठन, एकदम शांत होके मौन रह के पढ़ना, जो हायर लाइब्रेरी में हम लोग करते हैं। फिर तीसरा होता है द्रुत मौन पठन, मतलब जल्दी जल्दी चुप रह के या बिना आवाज के जल्दी जल्दी पढ़ना। फिर उसके बाद आता है गहन पठन, एकदम अंदर से पूरी उनकी बातों को जब समझने का प्रयास करते हैं तो उसे हम कहेंगे गहन पठन। फिर है व्यापक पठन। इसके अलावा एक होता है आदर्श पठन। आदर्श पठन वो होता है जो शिक्षक पहले पढ़ता है, फिर उसको सुन के जो छात्र है उसका अनुकरण करते हैं या वैसा ही बोलने का प्रयास करते हैं। तो जो शिक्षक एक बार बोल के सुनाता है वो होता है आदर्श पठन, और जो बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करके उसे दोहराते हैं, तो वो होता है अनुकरण पठन। उसके बाद हम देखेंगे पठन सिखाने की विधियां। पठन सिखाने की विधियों के अंतर्गत हम देखेंगे अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि। ये सबसे प्राचीन प्रणाली है, मतलब ये जो विधि है बहुत पुराने समय से प्रयोग की जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे शब्द विधि, फिर वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, कहानी विधि, कविता विधि, साहचर्य विधि, या इसी को हम मांटेसरी विधि कहते हैं, इसे भी देखेंगे। तब इन्हें बारी बारी से हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि में क्या होता है कि बच्चों के सामने ऐसा वर्णमाला, ऐसा चार्ट लगा दिया जाता है। अब ये चार्ट दिखा के बच्चों को अ, आ, ई सभी प्रकार के जो वर्ण हैं, अ से पूरा ज्ञ तक के हिंदी के वर्ण, मान लो हिंदी की जब हम बात करें तो अ से लेकर ज्ञ तक के पूरे वर्णों के बारे में बताया जाता है, पूरे वर्णों से परिचित कराया जाता है, साथ ही साथ सभी मात्राओं से परिचित कराया जाता है। उसके बाद इन अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे न और ल मिलकर नल बना, क म और ल मिलकर कमल बना, म ट और र मिलकर मटर बना। तो ये होता है हमारा अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि। दूसरा हम देखेंगे शब्द विधि। शब्द विधि में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे नल, कमल, मटर, अलग अलग शब्द बच्चों को सिखाते हैं और उन शब्दों से बच्चे वाक्य बनाते हैं। फिर हम देखेंगे वाक्य विधि। वाक्य विधि में
क्या होता है कि बच्चों को वाक्य पढ़ाया जाता है, एक ही वाक्य लिखता है शिक्षक, उसे फिर अदल बदल कर उस वाक्य को पढ़ाया जाता है। जैसे शिक्षक बोर्ड पर लिख देता है कि यह मेरा स्कूल है, फिर बच्चे 2 बार 3 बार इसे पढ़ेंगे कि यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है। उसके बाद शिक्षक क्या करेगा कि वाक्य को थोड़ा सा बदल देगा, यह स्कूल मेरा है। फिर बच्चे इसे पढ़ेंगे कि यह मेरा स्कूल है, यह स्कूल मेरा है। फिर वाक्य को थोड़ा सा और बदल देगा शिक्षक, मेरा है यह स्कूल। तो इस प्रकार शिक्षक वाक्यों को थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर देता है और बच्चे इससे पढ़ना सीख जाते हैं। अगला हम देखेंगे ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि में एक प्रकार के शब्द होते हैं, एक प्रकार के शब्दों को लिख दिया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे जल, कल, चल, फल, एक ही प्रकार की उच्चारण हो रहा है इनका। फिर छोटा, मोटा, लोटा, एक प्रकार के उच्चारण होने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ये होता है ध्वनि साम्य विधि। अब देख लेते हैं देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तु, पेड़ पौधे, जीव जंतु के चार्ट दिखाए जाते हैं और उसके नीचे उसका नाम भी लिखा रहता है। जैसे बच्चों को हम तोता का चार्ट दिखा दिए, इसमें तोता बना हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है कि यह तोता है, तो बच्चे इसे देखते हैं और इसे पहचान कर इसके नीचे जो नाम लिखा है उसे देखकर पढ़ते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी विधि होती है और ये एक प्रकार से बाल केंद्रित विधि है। बच्चे इसमें देखते भी हैं और पढ़ना भी सीख जाते हैं। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में शिक्षक बोर्ड पर लिख देता है कोई भी अक्षर या कोई भी वाक्य और शिक्षक एक बार खुद बोलता है, उसके बाद जो बच्चे होते हैं उसका अनुकरण करते हैं और उस वाक्य को दोहराते हैं। फिर हम देखेंगे कहानी विधि। कहानी विधि, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, इसलिए बच्चों को छोटी जो बाल साहित्य होता है उसमें से कहानियां सुनाई जाती है और बच्चों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो बच्चे खुद से कहानियां पढ़ते हैं और जो कठिनाई होती है उसके बारे में शिक्षक से पूछते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। फिर देखेंगे कविता विधि। बच्चों में स्वाभाविक कहानी और कविता के प्रति आकर्षण पाया जाता है। बच्चों को कहानी और कविता पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे कविता का उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि कितना सुंदर है ये स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, फूल सुहाने सबको भाते, उन्हें देखकर सब ललचाते, टीचर हमको पाठ पढ़ाते। तो इस प्रकार का कविता या ऐसा कविता जो बच्चों के लायक हो, सरल कविताएं हो, इस प्रकार की कविताएं बच्चों को पढ़ने को दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे साहचर्य विधि। क्योंकि इसका आविष्कार मॉन्टेसरी ने किया था इसलिए इसे मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी होती है। जैसे ये स्केल रखा है, स्केल रखा है और कक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्ड लाए जाते हैं। कार्ड के पीछे में वस्तुओं के नाम लिखे रहते हैं। ये स्केल लिखा है कार्ड पे। तो बच्चों को यह टास्क दिया जाता है कि जिस कार्ड पे जो नाम लिखा है उसे उस वस्तु के पास रखा जाए। तो इससे भी बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं। एक भी पठन के समय ध्यान रखने योग्य बातें या जिसे हम सावधानियां भी बोल सकते हैं। तो पहली सावधानी है पुस्तक और आंखों के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। आप जब भी पुस्तक पढ़े तो आपकी आंखों और पुस्तक के बीच कम से कम 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। दूसरी सावधानी है कि पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। आप जहां भी पढ़े वहां पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। आप पढ़ें तो उसका उच्चारण आप शुद्ध और स्पष्ट ढंग से करें। चौथी सावधानी है पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व स्थिति आरामदायक होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ें तो आप सीधे बैठकर पढ़ें और आप आरामदायक स्थिति में हो, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आरामदायक स्थिति में पढ़ना चाहिए। पांचवी सावधानी हम देखेंगे, पढ़ने की गति ना तो अधिक तीव्र हो और ना ही अधिक मंद होनी चाहिए। साधारण नॉर्मल गति में हमको पढ़ना हो। अब देख लेते हैं हम पठन के दौरान शिक्षक की भूमिका, कि पठन के दौरान एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। तो पठन हेतु छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना, बच्चे पढ़ सके ऐसा वातावरण बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। दूसरी भूमिका हम देखेंगे
केवल शब्दों के पहचान के स्थान पर काव्य के भाव को समझने की योग्यता का विस्तार करना। बच्चे जो काव्य है उसके ओरिजिनल भाव को समझ सके, ऐसे बच्चों में योग्यता का विस्तार करना होता है। पठन की नवीन एवं सरल विधियों का प्रयोग करना। सरल से सरल और अच्छी से अच्छी विधि का शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। पठन हेतु छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। बच्चे पढ़े और उनको पढ़ने में रुचि हो, ऐसी रुचि उत्पन्न करें, ये शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। पांचवा हम देखेंगे छात्रों में पठन के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना। शिक्षक का कार्य होता है कि बच्चा जब पढ़े तो उसको जो भी कठिनाइयां हों उसका समाधान करे। छठवां पॉइंट है साहित्य पठन के दौरान समालोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। समालोचनात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख पाने की क्षमता का विकास करना। अब लास्ट में हम देख लेंगे निष्कर्ष या उपसंहार। निष्कर्ष या उपसंहार में आप ऐसा लिख सकते हैं कि पठन शिक्षण प्रक्रिया का आधार है। पठन का अर्थ केवल शाब्दिक उच्चारण से न लेकर भावपूर्ण अर्थ ग्रहण से मानना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन को छात्रों के लिए सरल व बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस हेतु वे सरल व सबसे अच्छी विधियों का प्रयोग करें। सिंपल सी बात है, अगर आप पठन के दौरान कुछ भी लिखते हैं, कोई भी पॉइंट बनाते हैं, तो आप इस लाइन को हमेशा याद रखें कि भावपूर्ण अर्थ ग्रहण मतलब जो भी लिखा है उसके ओरिजिनल भाव को समझना ही पठन है। परिभाषा में भी हमने देखा, परिभाषा विश्लेषण में भी देखा, प्रस्तावना में भी देखा और उपसंहार में भी देखा। तो इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो लगभग सारे पॉइंट्स में आप इसको किसी न किसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि पठन का अर्थ भावपूर्ण और जो वास्तविक अर्थ है उसे ही समझना ही पठन है। तो इतना मैंने आंसर बनाया है, आप इससे भी बेहतर अपनी क्रिएटिविटी यूज करके बेहतर आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो जितना मैंने लिखा है उतना भी आप लिख देंगे तो इतना आंसर पर्याप्त होगा। अब हम देख लेते हैं संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ में आप पहला संदर्भ ग्रंथ लिख सकते हैं हिंदी शिक्षण, जो डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी के द्वारा है। फिर दूसरा लिख सकते हैं आप हिंदी भाषा शिक्षण, डॉक्टर रामशकल पांडे के द्वारा। तीसरा आप लिख सकते हैं हिंदी शिक्षण, डॉक्टर एन पापा राव के द्वारा। और फिर आप चौथा लिख सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, डॉक्टर युगल बिहारी पराशर के द्वारा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा पठन से संबंधित। और पठन से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए, अगर आप इस वीडियो को आप पूरे तरीके से अच्छे से देख लिए हैं तो आपसे पूरा आंसर बन जाएगा। कैसा भी प्रश्न आए आप आंसर को डील कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अपने जो बीएड ग्रुप हैं या आपके फ्रेंड सहपाठी हैं जो बीएड डीएड या इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।